Namaste, good evening. Day 4, the book reading, The Biology of Transcendence. हमने अब तक 3 दिन में हमने उसका एक्नॉलेजमेंट एज वेल एज इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसकी नेक्स्ट सेशन पार्ट 1 नेचर्स ट्रांसेंडेंट बायोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। Nature's Transcendent Biology Part 1, Some Organic Details. There is a preface to Part 1. Preface to Part 1 is a saga of unconflicted behavior. A saga means एक वीर गाथा, यानी कि एक ऐसी कहानी जो वीरता की बयान करती है। A saga of unconflicted behavior. In my 22nd year, World War II, and the Army Air Corps behind me, I had 3 blackout experiences that ushered me into the world of subtle or psychic phenomena. तो 22 लेखक की अपनी कहानी है। वो जब 22वें साल के थे तब वर्ल्ड वॉर 2 और आर्मी एयर कॉर्प्स, उनके यानी कि पुलिस वाले आर्मी के जवान, वो उनके पीछे थे। बिहाइंड मी आई हैड 3 ब्लैकआउट एक्सपीरियंसेस, उनको 3 ब्लैकआउट एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। दैट यूशर्ड मी, जिन्होंने उनको एंट्री दिलाई इनटू द वर्ल्ड ऑफ सब्टल और साइकिक फिनोमिना, सबसे छोटी छोटी फिनोमिना के बारे में उनको माहितगार करवाया। ऑल 3 took place within the same month. एक ही महीने में ये तीनों ब्लैकआउट आए, concerned the same event and followed the same pattern. And this upset my roommate, who happened to be there as witness during each occasion. उन्होंने मेरे रूम पार्टनर को अपसेट कर दिया। दे अपसेट माय रूम पार्टनर, उन्होंने उनको टॉर्चर किया। who happened to be there as witness during each occasion. each occasion के दरमियान उनको लगता था कि वो witness था। at the start of each experience, at the start of each experience, an enormous weight would suddenly bear down on me, literally pressing me out of my ordinary conscious state. तो हर एक अनुभव के शुरू में एक भारी भरकम वजन उनको लगा कि उनके सिर पे काफी भारी बोझ आ गया। लिटरली पासिंग मी आउट ऑफ माय ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्टेट, कि जो उनका रोज का जो कॉन्शियस स्टेट था उससे वो बाहर निकल गए, ऐसा उनको लग रहा था। लिटरली ऐसा उनको प्रेशर फील हुआ। द फर्स्ट टाइम इट अकर्ड एज आई क्रॉस द रूम एंड आई ड्रॉप टू द फ्लोर लाइक अ स्टोन। पहली बार जब वो रूम को क्रॉस कर रहे थे तब वो एज अ पत्थर की तरह वो गिर गए। दिस इज ब्लैकआउट। आई देन फाउंड माई सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ क्लियर इफ bodiless awareness, observing the hand of my girl, the single greatest love of my life, who was some 300 miles away, writing me a letter to explain why our relationship of 4 years must end. जब भी वो उस बॉडीलेस अवेयरनेस में थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको एक लड़की के हाथ को ऑब्जर्व किया, और वो लड़की उनकी लाइफ का एकमात्र सबसे बड़ा प्यार था। वो लड़की लिख रही थी एक खत लिख रही थी कि जो उनकी रिलेशन 4 साल की इतनी गहरी रिलेशन कैसे टूटी, उनके बारे में वो एक खत लिख रही थी। 3 different times she wrote, explaining her case in different ways, and each time some corresponding knowing
within me knocked me out of my body to observe her in the very moment of her writing. जब भी वो लिखती थी तब वो 3 बार, वो 3 घटनाएं जो ब्लैकआउट की हुई, वो 3 घटनाएं, ये जब वो 3 बार लिख रही थी अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग कोजेज लिखे, डिफरेंट वेज में खत लिखे कि भाई क्यों हमारे रिलेशन टूट गए, तो वो जो लेखक थे वो उसी टाइम पे ब्लैकआउट हुए और उन्होंने वो देखा वहां जाके इन द एनर्जी फॉर्म. Each time on returning to my usual state, I went into a most unusual emotional tailspin of no small proportion, my physical heart gripping anguish, my roommate aghast and perplexed at my behavior. तो हर समय उनके जो यूजुअल स्टेट है वो, उसमें जब वो वापस आए, on returning to my usual state, I went into most unusual emotional tailspin of no small proportion. कोई थोड़ा नहीं लेकिन काफी कुछ एक अंदर कोई इमोशनल प्रॉब्लम उन्होंने काफी फेस किया. माय फिजिकल हार्ट ग्रिप इन एंग्विश, बराबर, हार्ट में काफी पीड़ा महसूस की. माय रूममेट अगास्ट, उनके जो रूममेट थे वो ऐसा कह सकते हैं अगास्ट यानी कि एक शॉक में चले गए, आश्चर्यचकित हो गए. एंड परप्लेक्स्ड एट माय बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था उसके प्रति वो कंफ्यूज्ड हो गए कि इसका क्या करें. Each time the actual letter arrived a few days after in the mail my roommate brought in. Without taking the letter from him, I quoted the exact contents of our correspondence from the copy that had been burned into my brain during my previous vision. तो हर बार एक्चुअल लेटर थोड़े दिनों में उनके मेल में, यानी कि वो जो पोस्टमैन था वो वहां पर छोड़ जाता था और रूममेट को देता था. और लेटर को लिए बगैर वो लेखक अपने रूममेट को हर एक वो बात बताते थे, एग्जैक्टली उसी फ्रेम में, जिस फ्रेम में खत लिखा था उसी फ्रेम में वो बात बताते थे कि ऐसा ऐसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने पहले वो देखा फिर वो बताया कि ऐसा, क्योंकि वो पीड़ा दे रही थी ब्रेन को और हार्ट को, दोनों को. Each time he opened the envelope, read its contents, and looked puzzled, my report was identical to the missive. मिसिव यानी पत्र, यानी कि जो जो पत्र लिखा और उनको डिलीवर हुआ वो एग्जैक्टली उसी तरीके की रिपोर्ट थी जैसा वो लेखक ने बताया. तो ये सब में वो जैसे वो खोलते थे तो वो एकदम और पजल्ड लगते थे कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, क्योंकि हमारे साथ भी अगर ऐसा हो तो हम भी ऐसे ख्यालों में डूब जाते हैं. Such events could be explained as simple precognizance, remote viewing, or some similar parapsychological phenomenon, except for one critical point. In that particular subtle world of consciousness that I entered those 3 times, I was directly present with her being itself, the very core and spirit of her. तो जब भी वो पत्र लगती थी तब वो वहां पर उसकी आत्मा की एक भाग की तरह वो वहां पर हाजिर थे, वहां पर प्रेजेंट थे. और और इसीलिए उनको ये सब दिखा, जाना और पहचाना. जनरली ऐसी इवेंट्स को हम पूर्वज्ञान कहते हैं या फिर रिमोट व्यूइंग कह सकते हैं या फिर कोई भी पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमिनन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन ये एक सब्टल वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस की बात थी जिसमें उन्होंने वो 3 बार वो उस कॉन्शियसनेस में एंटर हुए जहां पर वो अपनी आत्मा से जुड़ी उस लड़की की हालचाल देख रहे थे. I was not simply in her presence, but was somehow fused with her presence.
वो उनकी प्रेजेंस में नहीं थे, लेकिन वो उनकी प्रेजेंस के साथ जुड़ चुके थे। एंड बीइंग वन विथ हर इन दिस वे वाज द मोस्ट अनयूजुअल एंड अनमिस्टेकेबल स्टेट आई हैड एवर नोन। In that direct presence, I argued passionately with her concerning her decision, which was a veritable death sentence to me. ये जो डायरेक्ट प्रेजेंस हुई उसमें उन्होंने काफी आर्ग्यू की। आई आर्ग्यूड पैशनेटली विथ हर कंसर्निंग हर डिसीजन। उन्होंने जो डिसीजन लिया है रिलेशन ब्रेक करने का, ड्रॉप करने का, वो उसके साथ काफी आर्ग्यू की। जो विच वॉज जो जो उनका ये डिसीजन था वो उनके लिए मौत बराबर था। एंड शी स्पोक विथ मी इन हर पैशन जेंटल मैनर एक्सप्लेनिंग हर केस। और उन्होंने काफी नम्र तरीके से, काफी धीरज के साथ उन्होंने सब कुछ बोला और उनके केस के बारे में समझाया। वी वेर ईच डिस्क्रेट एंड सेपरेट फ्रॉम आवर बॉडीज। हम दोनों अलग हो गए, एक दूसरे की बॉडी से जुदा हो गए। माइंड नॉक आउट, मैं फिर से वापस आ गया। हर्ष बिजी राइटिंग, वो अपनी राइटिंग में बिजी हो गई। येट बोथ ऑफ अस टुगेदर फॉर्म्ड अ पिक्यूलियर यूनिटी ऑफ कम्युनियन, ऑब्जर्विंग हर हैंड राइटिंग दैट फेटफुल लेटर। और भले ही बॉडी में हम अलग है, लेकिन हमने ये जो एक्टिविटी है, हम दोनों ने देखी, उनकी राइटिंग को देखा, हैंड राइटिंग को ऑब्जर्व किया। वो लेटर जो भविष्य में था उसको उसको भी ऑब्जर्व किया, और एक यूनिटी हमने कम्युनिकेशन की बनाई। Later, when I read Carl Jung's theory of the anima, I felt that Jung had but a small angle on this intense and magnificent mystery. बाद में जब मैंने कार्ल जंग की थियरी, एनिमा की थियरी के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि जंग जो समझा रहे वो उस इस स्मॉल एंगल से समझा रहे ऑन दिस इंटेंस एंड मैग्निफिसेंट मिस्ट्री। जो ये राज है उसके बारे में स्मॉल एंगल से ये समझाते हैं। आई हैड एक्सपीरियंस्ड माय लिविंग एनिमा ऑन अ लेवल आई हैड नॉट नोन इन द फ्लेश इटसेल्फ। मैं अपने एनिमा को, एनिमा यानी कि वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल, या फिर आप उसको एनर्जी कह सकते हैं, साउल कह सकते हैं, उनको उन्होंने जिया। तब वो अपने फ्लेश यानी इस शरीर में नहीं थे। Years later, this subtle ethereal world just beyond the material one proved to be the gateway to the most intense mystical experience of my life, an event of such magnitude that it nearly ruined me for the ordinary world thereafter. ऐसी कुछ सालों के बाद ऐसी छोटी छोटी अति सूक्ष्म अलौकिक दुनिया के बारे में, जो ये मटेरियल दुनिया है उससे बियॉन्ड है, उसके बाहर बाहर की बात है, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि कोई गेटवे है जिसको हम ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस में जा सकते हैं। उनका कोई दरवाजा है जिसको हम पास खोल के अंदर जा सकते हैं। इवेंट ऑफ सच मैग्नीट्यूड, इतनी बड़ी इवेंट है दैट इट नियरली ruined मी फॉर द ऑर्डिनरी वर्ल्ड देयर आफ्टर। उसके बाद मेरी जो ये सामान्य दुनिया थी वो बिगड़ गई, वो खराब हो गई, और मैं इस मिस्टिकल दुनिया में चला गया। Among many things, this 40th year event gave me to know that human sexuality, when it unfolds within a spiritual mantle of love, is a gateway to the highest transcendence. The earlier form of this experience, the blackouts, when I was 22, led eventually to a bizarre, non ordinary state for which I borrowed or stole the scholarly sounding term अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर। तो ये एक जब वो ब्लैकआउट था तो वो अर्ली 22वीं साल में जब ये ब्लैकआउट के हादसे हुए, तब तब वो पहले तो बीजारे लगा, यानी कि कुछ अलग अलग लगा, लेकिन वो एक अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर था जिसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। वो पूरा जो लेखक है वो
जानते थे कि ऐसा हुआ था, without conflicting behavior. This was an ongoing series of episodes that stretched over my 23rd year and laid the foundation for my first book, The Crack in the Cosmic Egg. तो लेखक की पहली बुक क्रैक इन द कॉस्मिक एग, इस तरीके से उनकी जर्नी जो लाइफ की चली 22वें साल से 23वें साल तक, वो ये ऐसे हादसे होते रहे। तो फिर इसमें से उन्होंने जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान उनकी पहली बुक बना, वो है द क्रैक इन द कॉस्मिक एग। Although in that book I gave no detailed account of the major crack in my own egg, which this unconflicted behavior brought, I did approach the subject obliquely out of concern for my credibility in the eyes of my readers. I began that book in 1958, which was a most conversative period as contrasted with 1970, the year I sold the book, when the New Age era had already burst upon us. The origins of this phenomenon of unconflicted behavior lay in my conviction that a major part of me had died on the loss of my anima love the year before. The experience arose from a kind of suicidal recklessness that seized me, and I couldn't care less disregard of consequence that bordered on the rational irrational, that bordered on the irrational, कि मैं ऐसे कैसे कर, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मैं ऐसी कम कम केयर करूं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी जब भी ऐसी अवस्था में से गुजरते, ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं, तो फिर हमें भी ऐसा ही लगता है कि मेरा इंटेंशन ऐसा था ही नहीं। Pushing this reckless abandon to extremes led to a breakthrough of knowing that took place within me with no transition or preparation. I discovered how to bypass my body's most ancient instincts of self preservation, which resulted in a temporary absence of all fear and subsequent abandonment of all caution. This enabled me at particular times to accomplish things that would have been considered impossible under the ordinary conditions of our world. So, pushing this reckless abandon of extremes led to a breakthrough of knowing that took place within me with no transition or preparation. Without preparation, without transition, ऐसी घटनाएं घटती है, ब्रेक थ्रू हुआ। I discovered how to bypass my body's most ancient instincts of self-preservation, which resulted in a temporary absence of all fear and subsequent abandonment of all caution. जैसे ही मैंने अपने ये सीखा कि मैं अपने बॉडी के परे हूँ, तो जैसे ही मैंने डिस्कवर किया कि कैसे हम बॉडी की जो एंशियंट इंस्टिंक्ट है, जुनी पुरानी जो चल रही है डिफेंस का पार्ट, उसको हम बाईपास कर सकते, जैसे ही वो डिस्कवर किया, तो इसका क्या हुआ, टेम्पररी सब डर, सब जो कॉशन हम लेते, सावधानी लेते, सचेतता रखते, वो सब ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो गया। This enabled me at particular times to accomplish things that would have been considered impossible under the ordinary conditions of our life. फिर मैंने ऐसी क्रियाएं की, ऐसी ऐसी चीजें accomplish कर दी कि जो दुनिया में उन कंडीशंस में, जो ऑर्डिनरी कंडीशंस थी दुनिया की, उसमें इम्पॉसिबल लगता था, वो सब घटनाएं घटित हुई, वो सब कर सके। In the crack, in the crack in the cosmic egg, in the crack in the cosmic egg, I recounted how at a gathering of dormitory mates around a table, I demonstrated that fire didn't have to burn me. We all smoked black back then. We all smoked back then, and I used up a full pack of Pall Mall cigarettes, long unfiltered furnaces, to demonstrate my assertion.
तो उन्होंने जब काफी लोग टेबल पे जमा थे, डॉर्मिटरी मैट्स, यानी कि वो जो जहाँ पर रहते थे, उसमें ये द क्रैक इन द कॉस्मिक एग की बुक है, उसमें ये उन्होंने हादसा लिखा है कि जब भी टेबल पे वो डॉर्मिटरी मैट्स, यानी कि जो साथ में रहते थे वो सब मैट्स सोते थे, वो सब मैट्स इकट्ठे हुए टेबल पे, तो उन्होंने एक बात समझाई कि फायर हमें जला नहीं सकती। वो कैसे? वी ऑल स्मोक बैक देन, हम सब स्मोक करते हैं। एंड आई यूज्ड अप अ फुल पैक ऑफ पॉल मॉल सिगरेट, मैं पूरा ये पैक पी जाता हूँ, टू डेमोन्स्ट्रेट माई एसर्शन, मेरा जो अनुमान है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो लॉन्ग अनफिल्टर्ड फर्नेसिस, ये सिगरेट पॉल मॉल सिगरेट है जो लंबी आती है। I puffed to maximum and then held the glowing ends of the cigarettes against my hands, fingers, wrists, and then face and eyelids, grinding the tips into my skin. I concluded with getting three going full blast, then holding the lighted ends between my lips and blowing sparks about the table. During all of these, I experienced intensity of feeling, but no pain, and had absolutely no trace of trauma on my skin the next day. As I pressed the cigarette to my skin each time, I knew with complete certainty that there would be no damage, and none occurred. These laid a couple of physics measures this in the group to test a cigarette tip's temperature, which proved to be 1380 degrees Fahrenheit, only a bit more than half the temperature of a genuine firework, but not but hot enough to impress my fellow students. तो उन्होंने उन्होंने समझाया कि एक पूरा प्रयोग किया अपने ऊपर, उन्होंने जलती हुई सिगारेट अपने बॉडी पे लगाई, अपने चमड़ी पे उन्होंने लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, और दूसरे दिन सब कुछ सही हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये समझाया कि भाई फीलिंग थी, लेकिन कोई दर्द नहीं था, और कोई भी ट्रेस नहीं थे ट्रॉमा के दूसरे दिन। तो जैसे जैसे उन्होंने ये प्रेस किया, और वो कंप्लीट सर्टिनिटी के साथ वो जानते थे कि उनको कोई डैमेज नहीं होगा, तो डैमेज नहीं हुआ। तो ये इतनी सर्टेनिटी हमारे पास होगी, और हम कोई सिचुएशन में एंटर करेंगे, तो फिर उसका सॉल्यूशन हम कर सकेंगे, हम अपने आप को कभी पीड़ा में नहीं ले जाएंगे। हमें वो श्योरिटी होनी चाहिए। This sort of unconflicted behavior manifested, it seemed, from a split second recognition without qualification or rationale that death was foregone conclusion, an integral part of that very event, that death was already within me, death was not a possibility to be avoided, but a fact to be accepted as it was already accomplished, death had already happened. तो ये अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर जैसे मैनिफेस्ट हुआ इस टाइप के, इट सीम्ड फ्रॉम अ स्प्लिट सेकंड रिकॉग्निशन विदाउट क्वालिफिकेशन और रैशनल, कोई भी क्वालिफिकेशन या नियम के बगैर, कोई भी रैशनल के बगैर, ये स्प्लिट सेकंड रिकॉग्निशन में ये मैनिफेस्ट हुआ कि डेथ तो हमारा फोरगॉन कंक्लूजन है, मृत्यु तो आनी ही है, एक इंटीग्रल पार्ट है इस इवेंट का, हमारे जन्म का, हमारे होने का एक इंटीग्रल पार्ट है कि हमने जन्म लिया है तो हमारे शरीर की डेथ भी होगी, हम यहाँ से जाएंगे। Death was not a possibility to be avoided, but a fact to be accepted.
हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। एज इट वॉज ऑलरेडी अकम्प्लीट, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। डेथ हैड ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। I was struck by the hilarity of the thought, you can't kill a man twice. एक एक थॉट से उनका दिमाग हिल गया कि आप किसी बंदे को दो बार नहीं मार सकते। एंड वुड फाइंड माई सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ रिंगिंग क्लैरिटी आई थॉट ऑफ एज अ वर्ल्ड ऑफ इनविजिबल टॉट brass wires, though I have no notion where that image came from. Having accepted death without hidden qualification, it was clear to me that I could not be threatened by the possibility of death or harm. अगर हम मृत्यु को विदाउट हिडन क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन जो अंदर नहीं होनी चाहिए उसके बिना, यानी कि अंदर जैसा हम बोलते हैं वैसा ही अंदर हो, और हमने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया हो, तो इट वाज क्लियर टू मी, एक्सेप्टेड था मेरे लिए, इसलिए मुझे काफी क्लियरिटी थी कि आई कुड नॉट बी थ्रेटन बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ और हार्म। मुझे इंजरी या डेथ से कोई डर नहीं लगता, नहीं डर सकता, ऐसा मैं क्लियर था। During each incident, during each incident, I felt oddly invulnerable and was at that particular time. हर एक बनाव में मैं एक इनवल्नरेबल था, यानी कि वल्नरेबल यानी कि जिनको चोट पहुंचाई जा सकती है, जो सेंसिटिव है। इनवल्नरेबल यानी कि मैं सेंसिटिव नहीं था, ऐसा फील कर रहा था। एंड वॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और ऐसा था भी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। आई सीम्ड टू स्टैंड ऑन द कस्प ऑफ बीइंग एंड नॉन बीइंग, to walk the line between subtle and physical, observing but not fully occupying my body. उस टाइम में मैं खड़ा था, बिंग और नॉन बिंग के बीच में खड़ा था, और चल रहा था, सब्टल और फिजिकल के बीच की लाइन में चल रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अपनी बॉडी को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था। This shift of perspective gave what the anthropologist Mircea Eliade termed the ability to intervene in the ontological constructs of the universe. तो ये इस जो पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है, उस ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्सिया इलीडे उनको बताती है कि इसके क्या नाम देती है, एबिलिटी टू इंटरवेन इन द ऑन्टोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की ऑन्टोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के साथ इंटरवीन होना की क्षमता। यानी कि ये जो पर्सपेक्टिव का शिफ्ट आता है, उसको अलग नेम दिया है उन्होंने। दिस वाज इलिडेस scholarly description of the non-ordinary events brought about by Tibetan yogis with whom he spent a decade in the 1940s. Years later, I read his account, Yoga, Immortality and Freedom, New York Pantheon, 1958. फिर बाद में उन्होंने, काफी साल बाद में उन्होंने उसकी उसकी एक बुक रीड की योगा के बारे में, इमॉर्टलिटी एंड फ्रीडम। I found that in any happening, through a kind of willful and voluntary throwing away of self-preservation, the ordinary course of events could be reversed, changed, or modified. तो अगर हम अपनी इच्छा से, वॉलंटरी से हम इस सेल्फ प्रिजर्वेशन को जब अपनी लाइफ से अलग कर देंगे, यानी कि हम जब अपने आप को नहीं बचाएंगे, the ordinary course of events could be reversed, जो सामान्य घटनाएं जो बनने वाली थी वो रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। This was not one part of my mind playing games of let's pretend with other parts, nor some lofty psychological or spiritual death of ego or loss of self.
ये कोई मेरे दिमाग का कोई गेम, कोई रमत नहीं खेल रहा था कि चलो मैं दूसरों के साथ कुछ प्रिटेंशन करूं, यानी कुछ दिखावा करूं। ऐसी कोई गेम नहीं थी कि ना ही कोई 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 उत्कृष्ट साइकोलॉजिकल मैटर नहीं थी, ना ही कोई स्पिरिचुअल डेथ ऑफ ईगो था, ना ही अपने आप को गंवाना था। दिस वॉज अ जेन्युइन एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ये सिर्फ किससे आता है? ये एक डेथ की एक्सेप्टेंस से, जेन्युइन एक्सेप्टेंस से था। एज अ सर्टेन पार्ट ऑफ दैट मोमेंट ऑफ नोइंग आई हेल्ड माई नॉन बीइंग विद इन माई बीइंग, कि मैं अपने नॉन बीइंग को जानता था। उस समय, उस मोमेंट में मैं जानता था कि भाई मैं अपने नॉन बीइंग को हेल्ड कर रहा हूँ विद इन माई बीइंग। मेरे बीइंग के अंदर मैंने अपने नॉन बीइंग को हेल्ड करके रखा। उससे ये था, Therefore, there was nothing to lose. इसलिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। I found that in this state, not only did fire not have to burn me, but also gravity did not have to hold me in the safety of its usual grief, and force did not have to produce its usual effect. इसीलिए फिर मैंने ये भी संशोधन की तो पता चला कि इस स्टेट में सिर्फ सिर्फ फायर ही हमें हमें जला नहीं सकती, ऐसा नहीं है, बल्कि बल्कि ग्रेविटी भी हमें होल्ड नहीं कर सकती। उसकी यूजुअल जो ग्रीफ है उसमें सेफ्टी में रखने के लिए हमें वो होल्ड नहीं कर सकती, और हमें अपनी उसकी जो यूजुअल इफेक्ट है उसकी प्रोड्यूस करने में रोक नहीं सकती। To find that the structure of reality was negotiable when I was free of all internal conflict was a momentous discovery for me, as was my realization that all internal conflict is produced by our fear of possible harm or death. The irony of this is that there exists for us a state in which harm really can't occur within the confines of a particular single event if we bypass our block of fear and open to these other perspectives. तो ये रियलिटी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वॉज नेगोशिएबल। इसको फाइंड आउट करने में कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। वॉज नेगोशिएबल व्हेन आई वाज फ्री ऑफ ऑल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जब भी मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जुदा हो गया, फ्री हो गया, तो ये नेगोशिएबल हो गया और मैं इसको हासिल कर सकता था। वॉज अ मोमेंटियस डिस्कवरी फॉर मी। मेरे मेरे लिए एक मोमेंटियस डिस्कवरी थी, एक क्षण भर की डिस्कवरी थी। as was my realization that all internal conflict is produced by our fear of possible harm or death। सभी हमारी जो रियलाइजेशन की, जो हम फॉल्सली परसीव करते हैं, वो सब फॉल्सली परसेप्शन हमारे कैसे आते हैं? हमारे स्टेट से आते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग से आते हैं। और वो स्टेट ऑफ बीइंग हमारी डर का है, जिसमें हमें डर लग रहा है कि हमें हार्म होगी या फिर हमारा डेथ होगा। The irony of this is that there exists for us a state in which harm really can't occur। एक ऐसी स्टेट है हमारी, इस समय भी हम सब की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। Within the confines of a particular single event, if we bypass our block of fear, अगर हम अपने fear को दूर कर दे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। No matter how many times I experienced unconflicted behavior, however, my usual fear of death or harm was still right thereafter that period of its suspension, that we can fully rid ourselves of fear of death or injury seems improbable, for the body was a mind of its own and it never changes its mind. But if we can accept our death as an already accomplished fact of a particular moment. We can be carried beyond our bodily fear of death, wherein lies a different world view। अगर हमने हमने अपनी डेथ को
एक्सेप्ट कर लिया बिना डरे। भी उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम अपने डर से, मौत के डर से बाहर निकल जाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जो इवेंट हो रही थी उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आ जाएगा। Decades after my injury defying experiences, I found the work of neuroscientist Paul MacLean on the triune nature of our brain, the subject of first chapter of this book. MacLean's half century of research at the National Institutes of Health had revealed that we have within our heads three radically different brains and behaviors, including our basic body brain and its compulsive survival strategies। तो पहले जो उनकी जो इंजरी को डिफाई करने के एक्सपीरियंसेस थे, यानी कि जो डिफेंस कर रहे थे कि मुझे इंजरी ना हो, मेरी डेथ ना हो जाए, इन एक्सपीरियंसेस के बाद के सालों में, काफी सालों में उन्होंने वर्क किया न्यूरो साइंटिस्ट पॉल मैकलियन, जो वो जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ जुड़े हुए थे, रिसर्च टीम में काफी सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमारे जो ब्रेन है, ट्रायन नेचर ऑफ आवर ब्रेन, उनके बारे में उन्होंने समझाया कि हमारा ब्रेन और हमारे तीन प्रकार के ब्रेन है, और वो तीनों प्रकार के ब्रेन हमारी हेड में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग बिहेवियर के लिए तीन ब्रेन है, इंक्लूडिंग अवर बेसिक बॉडी ब्रेन। एक बेसिक बॉडी ब्रेन है और एक उसकी कंपल्सिव सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के साथ उसमें ये जुड़ा हुआ है। थ्रू मैकलिन्स वर्क I show how fear of any kind throws us into an ancient survival mentality that, when fully active, shuts down our higher modes of evolutionary awareness। तो मैकलिन के वर्क के जरिए आई शो हाउ फियर ऑफ एनी काइंड थ्रोस अस इनटू एन एंशिएंट सर्वाइवल मेंटालिटी। जो पुरानी सर्वाइवल मेंटालिटी है उसमें हमारा डर कैसे हमें उसमें रखता है, ऐसा उन्होंने उसके वर्क के जरिए मुझे दिखाया। that when fully active, जब भी ये fully active होता है, shuts down our higher modes of evolutionary awareness। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बंद हो जाता है, इवन कॉर्टेक्स भी बंद हो जाता है जब हम सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज में आ जाते हैं कि मैं इसमें सर्वाइव करूं, कैसे मैं इसको सर्वाइव कर सकूं, कैसे मैं अपने ग्रुप को सर्वाइव करवाऊं, कैसे मैं इसको होम्योपैथी को सर्वाइव करवाऊं। ऐसी जब हम जैसे इस अवस्था में जब हम होते हैं, तब हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स बंद हो जाती है, काम नहीं करती, और हम सर्वाइवल मोड में, और हम डर में चले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इवन लाइफ में भी हम ऐसा ही करते रहते हैं। But it is these higher realms of our neural system that hold the open-ended possibility through which we can modify and modulate the reality structure of a particular moment। लेकिन लेकिन ये जो हायर रियल से हमारी फोर न्यूरल सिस्टम दैट होल्ड द ओपन एंडेड पॉसिबिलिटी, इसमें सभी पॉसिबिलिटी खुली हुई है, थ्रू विच वी कैन मॉडिफाई एंड मॉड्यूलेट द रियलिटी स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट की जो रियलिटी स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करे, मॉड्यूलेट करे, अलग तरीके से बनाए, ऐसी पॉसिबिलिटी इस फोर्थ ब्रेन में है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। When Carlos Castaneda brought out his remarkable books, Carlos Castaneda is a spiritual author of this world. I show that he clearly knew that our fear of death blocks us from using our full potential and the full spectrum of our humanity। हमें हमें जो मौत का डर है, वो मौत किस तरीके की होती है। हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके की मौत का हम सामना कर रहे हैं। वो मौत कैसे हो सकती है? हमारी हमारी मौत हमारे ईगो की मौत हो सकती है, हमारे
जो हमने इस धरती से इस जीवन में जो हमने कमाया है उसकी मौत हो सकती है, यानी कि लॉस, फाइनेंशियल लॉस का डर, फिर सोशल पोजीशन का लॉस, पावर का लॉस। जो हमने पाया है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा हम क्योंकि हमें डर लग रहा है कि मैं कहीं इसको खो ना दूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ना है तो हमें पहले पुराना छोड़ना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। I show that he clearly knows that our fear of death blocks us from using our full potential on the full spectrum of our humanity. हमारी full power, potential, जो हमारी क्षमता है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। हमारा जो डर है वो इसको ब्लॉक कर रहा है। हमारी जो ह्यूमैनिटी की फुल स्पेक्ट्रम है कि हमें इन सब से प्यार करना चाहिए, इस पूरी मानवता, पूरे इस दुनिया में सभी बींग्स को, जो भी लाइव है उन सबको हमें प्यार देना चाहिए। वो उससे हम वो डर हमें हमारा इस प्यार को ब्लॉक कर रहा है, तो हमारी दुनिया भी ऐसी छोटी हो जा रही है क्योंकि हार्ट ब्लॉक हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में काफी ज्यादा हो गए किसके केसेस, मेडिकल फील्ड में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके हार्ट बंद हो रहे हैं, कोई प्यार नहीं दिखा रहा है। तो हार्ट ब्लॉक या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस, ये सबके अवस्थाएं अभी ज्यादा दिखने लगी है। Whether or not one accepts Castaneda's literally vehicles for presenting this fact is beside the point. मेरी मेरी फैमिली में काफी लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हैं। इवन मेरे पापा को भी कोरोनरी ब्लॉकेजेस था। उसका मीनिंग मैंने जब ये अपनी सब बातें पीड़ा में जब इन सबको खोला, तो मुझे पता चला कि मुझे जो काम करना है, मैं ऐसी ऐसी फैमिली में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मुझे अपने हार्ट को खोलना है। मुझे पूरी मानवता को, अच्छे बुरे सभी को प्यार करना है, मुझे ये सीखना है। तो मैं इस अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको प्यार कर सकूं, अच्छे बुरे सभी को। पता नहीं मुझे आ गया कि नहीं आया वो पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सबको प्यार कर सकूं। Whether or not one accepts Castaneda's literal vehicles for presenting this fact is beside the point। कि कैसे हम इसको उन्होंने किस किस व्हीकल के जरिए ये सत्य को प्रेजेंट किया, एक अलग बात है। ऑफ सिग्निफिकेंस इज दैट he certainly knew about and must have experienced this phenomenon far more fully than most of us। लेकिन सिग्निफिकेंस बात ये है, महत्व की बात ये है कि वो चौकसता से कुछ जानते थे, कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उनका विजडम था जो हमारे विजडम से, हमारे एक्सपीरियंस से काफी दूर की फिनोमिनन का, यानी कि हमारी पहुंच से काफी दूर की पहुंच थी उनकी। During this period of my 23rd year, I took classes all day at the university and worked at 84 graveyard shift, 8-hour graveyard shift, 6 nights a week। तो 23 साल की उम्र में जब ऑथर थे, तब उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने क्लास लेते थे। हर दिन वो क्लास लेते थे और साथ में 8 घंटे का काम भी करते थे ग्रेवयार्ड शिफ्ट में। वीक के 6 दिन वो काम करते थे रनिंग अ बैंक चेक प्रूफिंग मशीन, जिसमें उनका काम था कि वो बैंक चेक प्रूफिंग मशीन को रन करना, वो ऐसा काम करते थे। I was doing poorly at both and was walking in my sleep until I discovered from general desperation that I could turn over the actual operation of the infrared IBM machine. I ran all night to the now familiar phenomenon of unconflicted behavior, and it would run the machine for me. A check proofing machine was a high-speed device on which I made frequent and costly errors, but through unconflicted behavior I could relinquish my post as its operator and
slip through my ship, while the force of this phenomenon infallibly operated from the strength of my implicit trust and sleep I did quite genuinely, dreams and all, yet with eyes open and body busy as unconflicted behavior handled everything, even through the coffee breaks, which I didn't need. तो जब ये काम कर रहे थे, चेक प्रूफिंग कर मशीन चलाने का काम कर रहे थे बैंक में, आई वॉज डूइंग पुअरली एट बोथ, दोनों काम में वो पुअर थे। कॉलेज भी ठीक से अटेंड नहीं कर रहे थे और मशीन भी ठीक से नहीं चला रहे थे, क्योंकि वो नींद में चल रहे थे। अंटिल आई डिस्कवर, कब तक जब तक उन्होंने डेस्परेशन से ये डिस्कवर नहीं किया कि एक्चुअली कैसे ऑपरेट किया जाता है इस IBM मशीन को। आई रैन ऑल नाइट टू द नाउ फैमिलियर फिनोमिनन ऑफ अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर। अब तो ये जो बिहेवियर है मशीन चलाने का, वो उनका अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर हो गया, यानी कि अनकॉन्शियस बिहेवियर हो गया। उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। एंड इट वुड रन द मशीन फॉर मी, अब वो मेरे लिए मशीन को चला रहा था। अ चेक proofing machine was a high-speed device on which I made frequent and costly, काफी कॉस्टली एरर की उन्होंने, लेकिन उनका जो अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर था, उन्होंने उसकी पोस्ट को बनाए रखा एज इट्स ऑपरेटर की पोस्ट बनाए रखी। एंड वो स्लिप भी करते थे, स्लिप थ्रू माई शिफ्ट, while the force of this phenomenon infallibly operated from the strength of my implicit trust, उनको भरोसा था पूरा, उस भरोसे के जरिए वो मशीन ऑपरेट हो रहा था। और जब भी वो नींद लेते थे, quite genuinely dreams, और genuinely dreams आते थे और सब कुछ वो नींद करते थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थी, बॉडी बिजी थी, एज अनकॉन्फ्लिक्टेड बिहेवियर हैंडल्ड एवरीथिंग, क्योंकि उनकी अनकॉन्शियस पार्ट वो सब कुछ हैंडल कर रहा था, even through the coffee break जो उनको जरूरत नहीं थी। The place where I worked was a bank clearing house, and there were thousands of bank checks to process each night. बैंक क्लियरिंग हाउस में वो जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, और हर नाइट में काफी सारे thousands of बैंक चेक्स आते थे प्रोसेस होने के लिए। Each operator was supposed to close out at every bundle of 60 or 100 checks in order to balance, और बैलेंस करने के लिए हर एक ऑपरेटर को ये जो 60 या 100 के जो चेक्स के बंडल होते थे, उसको जब भी काम बंद करे तो वो खत्म करना था उस बंडल को, ताकि बैलेंस बना रहे, और मेक श्योर नो एरर्स अकर्ड either in our work or in that of the operator of our branch bank providing us with that bundle of items to process। कौन से बंडल थे, ये सब कुछ ध्यान रखना था, उसमें कोई एरर आनी नहीं चाहिए, ऐसा ध्यान रखना था। An error of one cent would halt an operator's production until the inaccurate entry was found, even if it took all night and the following day। 1 सेंट भी, बराबर 0.1% भी अगर एरर आ जाए तो फिर आगे काम नहीं हो पाता था उनको, जब तक उस एरर को ढूंढ के सही न किया जाए तब तक उनका काम बंद हो जाता था। Because mistakes occurred often, an error checker moved up and down the row of machines to help trace them, though mistakes still slowed production। भले ही मिस्टेक प्रोडक्शन को स्लो कर देती थी, लेकिन मशीन फिर भी काम करता था उस एरर को आगे पीछे करने में। बट सडनली आई अ टोटल नोवाइस टू दिस वर्क, लेकिन अचानक से ही मैं जो इस काम में नया था, and a newcomer to the job, was running several thousand more items a night than anyone else, with no errors at all and perfect balances at the end of the shift। मेरे से कोई भी एरर नहीं होती थी, और
दूसरे सबसे काफी ज्यादा मैं काम कर रहा था, thousands more items a night than anyone else and no errors at all. Perfect balances at the end of the shift. शिफ्ट के बाद परफेक्ट बैलेंस होता था. Immediately I was seen as that boy wonder. तुरंत मैंने देखा कि ये जो लड़का था, दूसरे लड़के थे, वो आश्चर्य में थे. What no one knew was that I never closed out at each individual packet of items was required. कि what no one knew was, कोई नहीं जानता था, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था कि हर एक आइटम में को क्लोज आउट करने के लिए क्या चाहिए. वो ऐसा कुछ नहीं था कि जो दूसरे शब्द ना जानते हो. इनफैक्ट आई डिडंट क्लोज आउट एंड चेक माय बैलेंस अंटिल द एंड ऑफ द नाइट. और मैं हकीकत में तो मैंने कभी एक देखा भी नहीं और बैलेंस भी नहीं चेक किया, क्लोज आउट भी नहीं किया एट द एंड ऑफ द नाइट. रात की ड्यूटी जब खत्म होती है, when the shift was over, जब ड्यूटी खत्म होती है तब जाके वो चेक करते थे कि क्या कितना बाकी कितना कम, ये सब बाद में देखते थे. as to do so would awaken me. ऐसा करने में वो as to do so would awaken me, break the flow of things and result in errors. अगर अगर वो ऐसा करते तो जो थिंग्स का फ्लो चल रहा था उसमें ब्रेक आ जाता और उसकी वजह से एरर हो जाती, उसकी वजह से एरर रिजल्ट होते हैं. Instead, I continued operating straight through, and for something like 3 months, I ran more items than anyone else without making any errors at all. This was nearly unbelievable to everyone, including my supervisor. The force did such superior work that I was given a raise. Sleep हर स, हर स, हर लोगों के लिए ये अनबिलीवेबल था कि ये लड़का इतना काम कैसे कर सकता है. A force did such superior work that I was given a raise. कि उनके सुपरवाइजर को भी यकीन नहीं हुआ, अनबिलीवेबल हो गया कि इतना ज्यादा काम कोई लड़का कैसे कर सकता है और बिना कोई एरर. तो आज हम यहाँ तक हमारी इस जर्नी को रोकते हैं. कल फिर से मुलाकात होगी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर. कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.